हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 2 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दैनिक जागरण ने जो सबसे मेन हेडिंग बनाई है वो है कि दवा में बुजुर्गों के बजाय युवाओं को देनी होगी तरजीह, और ये स्टेटमेंट दिया है हाई कोर्ट ने, यानी कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने। अब ये रिपोर्ट, ये न्यूज़ कहाँ से निकल कर आई है, क्योंकि जो अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और जो तीसरी लहर, संभावित तीसरी लहर मानी जा रही है, उस पर हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए ये बोला है कि सबसे पहले हमें युवाओं का टीकाकरण करना चाहिए। और इसमें एक टिप्पणी भी की है उन्होंने कि जो 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है वो देश की सेवा नहीं करेगा आगे आने वाले भविष्य में, या फिर वो भविष्य नहीं होगा देश का भविष्य युवा होंगे। ये एक स्टेटमेंट, विवादित स्टेटमेंट आप मान सकते हैं, कि जिसमें उसने ये बोला है कि बुजुर्ग को अभी टीकाकरण रोक देना चाहिए और युवाओं को देना चाहिए। हालांकि ये किस हद तक सही है, अब ये तो विवाद का विषय है, लेकिन इसमें एक उदाहरण हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है कि इटली में भी ऐसा ही किया जा रहा है। इटली में युवाओं का पहले टीकाकरण किया जा रहा है, बुजुर्गों को इसमें अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा रोक दिया गया है। तो ये इस टॉप हेडलाइन का जो मेन पॉइंट है कि मंगलवार को सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी करते हुए बुजुर्गों के बजाय देश के भविष्य यानी युवाओं को फंगस की दवा में तरजीह देनी होगी। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या 80 वर्षीय बुजुर्ग देश को आगे ले जाएंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली है। टीकाकरण पर भी अदालत ने केंद्र से कहा युवाओं को पहले टीका लगाया जाना चाहिए था, लेकिन बुजुर्गों को प्राथमिकता दी गई। बुजुर्गों को परिवार में प्रमुख स्थान और मान सम्मान देना भारतीय संस्कृति में शामिल है, उनकी जीवन शैली है। यूरोप की मिसाल देते हुए कहा कि इस बीमारी में की विषम परिस्थितियों में कई देश ऐसे हैं जहां पर पहले युवाओं को टीकाकरण किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी हुई रद्द। देखिए, काफ़ी कयास चलाए जा रहे हो रहे थे कि ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है सीबीएसई बोर्ड का और आईसीएसई बोर्ड का, वो कंडक्ट कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। लेकिन कल जो उच्च स्तरीय बैठक हुई प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें ये फैसला लिया गया कि परीक्षा कराना यानी कि छात्रों की जीवन के साथ खेलना है, इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाना ही उचित होगा। और इस पर सभी राज्यों से राय भी मांगी गई थी। तो अधिकतर राज्यों ने इस पर सहमति भी जताई थी। कुछ राज्यों ने, जैसे हरियाणा राज्य ने परीक्षा स्थगित कर भी दी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब आज फैसला लेंगे, क्योंकि कल जो फैसला आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि 3 जून तक सभी राज्यों को अपने इंटर की एग्ज़ाम पर फैसला लेना होगा और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। तो आज 2 तारीख हो गई है, अब कल उन्हें बताना है, इसलिए संभवतः आज सभी राज्य फैसला ले लेंगे। तो इसमें जो मेन पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ने जो इसमें बोला है कि छात्रों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। मौजूदा समय में ये परीक्षाएं छात्रों के जान को जोखिम में डालने वाली हैं। हो सकता है कि उससे कई लोगों को, छात्रों की जान भी चली जाए, इसलिए परीक्षा रद्द करना ही एक विकल्प है। अब इसमें परीक्षा का जो विकल्प बरकरार रखा गया है, यानी कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। कि पहला ऑप्शन ये है कि जो विद्यार्थी यानी जो स्टूडेंट 12वीं की परीक्षा को रद्द करने से खुश नहीं है तो वो आपत्ति जता सकता है। हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम ले लिया जाए, और उसका जो एग्ज़ाम भी लिया जाएगा उसमें समय लगेगा, लेकिन जुलाई या अगस्त में उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, और जो स्थिति सामान्य होगी तो उसे परीक्षा में बैठने का समय दिया जाएगा। तो ये एक विकल्प अभी भी सरकार ने रखा हुआ है। अब कैसे तैयार होगा परिणाम? सीबीएसई ने परीक्षा के आकलन अभी कोई मापदंड तैयार नहीं किया है। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो अभी मतलब पूरे साल का जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा, यानी छात्रों का पिछला रिकॉर्ड देखकर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अब इसमें राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई थी बैठक। इससे पहले प्रधानमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में राज्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें राज्यों की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर राय जानी गई थी। मंगलवार की उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर सहित शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड के कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे। तो अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि क्या ये फैसला सही है रद्द होना।
और अगर रद्द नहीं किया जाए तो किस तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है कि ब्रिक्स में बदला बदला नज़र आया चीन। देखिए, चीन जो दादागिरी हमेशा दिखाता रहता है, ब्रिक्स देशों पर भी दिखाता है, लेकिन जो बैठक हुई है उस पर थोड़ा सा अगर गौर गौर डालें तो चीन का जो रवैया था वो भारत के पक्ष में दिखा। उसने भारत की कई बातों पर सहमति जताई और ब्रिक्स को संगठन को और आगे ले जाने में अपनी प्रतिबद्धता को जताया है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर चीन अब सुधरता दिख रहा है। हालांकि ये उसकी दोगली नीति हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो उसने बैठक में अपनी नीति को दिखाया है उससे यही दिखता है कि वो भविष्य में भारत के साथ कार्य करना चाहता है। हाल के दिनों में कई मुद्दों पर भारत के साथ तनाव का रास्ता अख्तियार कर चुके चीन का रवैया मंगलवार को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में काफ़ी बदला हुआ था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का रुख भारत को लेकर न सिर्फ काफ़ी संवेदनशील वाला था, बल्कि 5 सदस्यों यानी कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की तरफ से स्वीकृत साझा बयान में भारत की तरफ से प्रस्तावित कई मुद्दों का चीन ने समर्थन भी किया है। पहली बार ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक जैसे संगठनों में बदलाव की भारत की पुरानी मांग को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि इसे आगे बढ़ाने का भी खाका पेश किया है। कोरोना वैक्सीन को पेटेंट के जाल से मुक्त कराने की मुहिम में जुटे भारत के प्रस्ताव को समर्थन करने का ऐलान भी किया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में फैसला हुआ कि कोरोना से बचाव की दवा व इंजेक्शन को बौद्धिक संपदा अधिकार के नियमों के तहत छूट देने के प्रस्ताव का समर्थन किया जाएगा। अब जब ब्रिक्स की बैठक हुई है तो आपको ब्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जो ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है वो आपको पता होगा, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अगर हम ये बात करें कि दुनिया की जनसंख्या में ब्रिक्स का हिस्सा कितना है, तो दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में इसका 40% हिस्सा है और जीडीपी में 30% हिस्सा है। विश्व की जीडीपी में 30% हिस्सा है। इसका जो पहला शिखर सम्मेलन है वो 2009 में रूस के येकतेरिनबर्ग में हुआ था और 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था, यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था ब्रिक्स में 2010 में। और जब पहली बैठक हुई थी साउथ अफ्रीका के आने के बाद, जो पहली बैठक हुई थी 2011 के चीन के सान्या में, जहां पर साउथ अफ्रीका पहली बार हिस्सा लिया था ब्रिक्स में। उसके बाद ब्रिक्स बैंक भी बना। तो ये सब अभी हम रहने देते हैं, इतना ही जानकारी फिलहाल के लिए है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित 5 राज्यों में अगले साल समय से होंगे चुनाव। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सुशील चंद्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अगले साल समय पर करा पाने का भरोसा है। आयोग को कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार, बंगाल और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव से काफ़ी अनुभव मिले हैं। गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होगा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल अगले साल मई तक चलेगा। चंद्रा ने एक साक्षात्कार में कहा कि निर्वाचन आयोग की यह पहली जिम्मेदारी है कि विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त होने से पहले हम चुनाव कराएं और विजयी उम्मीदवारों की सूची राज्यपाल को सौंप दें। नेक्स्ट है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जल्द होगी 2+2 वार्ता। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पीटर ड्यूटॉन से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान इस दोनों देशों के बीच विभिन्न रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की है। इसके अलावा जितनी जल्दी हो सके 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता को लेकर भी सहमति जताई है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि दोनों मंत्रियों ने मौजूदा क्षेत्रीय परिस्थितियों के संदर्भ में रक्षा सहयोग की समीक्षा और दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग पर संतोष प्रकट किया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों की प्रगति की समीक्षा की और सैन्य बलों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने जितनी जल्द हो सके 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित करने पर सहमति जताई है।
सामरिक सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन किया जाता है। अमेरिका और जापान समेत बहुत कम देशों के साथ भारत इस ढांचे के तहत वार्ता करता है। अभी आपको पता होगा कि क्वाड देशों का जो समूह है, यानी कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, उसमें भी भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के सदस्य हैं, यानी कि क्वाड के सदस्य हैं। तो इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, हर क्षेत्र में, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, रक्षा के क्षेत्र में। उस इन्हीं सब कारणों से जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसमें चीन का दबदबा माना जाता है, क्वाड के बनने के बाद अब वहाँ पर चीन के दबदबे पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए चीन ने हमेशा क्वाड का विरोध किया है और ऑस्ट्रेलिया को एक तरीके से डराता है चीन। लेकिन जब से ये संगठन बना है, उसमें चीन का दबदबा कम हुआ है इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया भी अब खुलकर भारत का सहयोग करता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज़ है कि विशेष प्रयास से ही सुधरेगी इकोनॉमी। देखिए, कई बैंकों ने इसमें जो विकास दर अनुमान है वो घटाया है, जैसे कि एसबीआई, यस बैंक और उससे पहले मूडीज और भी जो संस्थानें हैं वो पहले ही विकास दर को घटा चुकी हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने देश की आर्थिक विकास दर की राह में बड़े रोड़े अड़का दिए हैं। मंगलवार को एसबीआई ने अपने शोध के आधार पर वार्षिक दर अनुमान 10.4% से घटाकर 7.9% और यस बैंक ने 10.5% से घटाकर 8.5% कर दिया है। मूडीज पहले ही घटा चुका है, 13.7 से 9.3 कर चुका है। तीनों संस्थानों ने भारत सरकार की तरफ से 31 मई 2021 को आर्थिक विकास की रिपोर्ट के आधार पर अपनी गणना की है। अनुमान के साथ ही तीनों एजेंसियों ने भारतीय इकोनॉमी की दशा पर भी विस्तृत रिपोर्ट जारी की है और इन सभी का मानना है कि विकास दर की रफ्तार को तेज करने के लिए कई स्तर पर काम करने होंगे। इन तीनों ने कहा है कि वर्ष 2021 और 22 के बाद आर्थिक विकास की तेज दर को कायम रखना मुश्किल होगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, चुनिंदा उद्योगों को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू। कोरोना काल में गिरावट को देखते हुए सरकार ने उद्योगों को सीमित मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति की इजाज़त दे दी है, लेकिन यह अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की कमी किसी भी हाल में नहीं होने देगा। फिलहाल 5 प्रकार के निर्माण कार्यों को ऑक्सीजन आपूर्ति की मंजूरी दी गई है। उद्योगों को रोजाना 2000 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए ऑक्सीजन की भारी जरूरतों को देखते हुए सरकार ने सीमित रूप से आवश्यक क्षेत्रों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी थी। उद्योग पिछले कुछ दिनों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की मांग कर रहे थे और इस मामले में उद्योग जगत की तरफ से सरकार से गुजारिश की गई थी। इस गुजारिश के आधार पर गृह मंत्रालय की तरफ से वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय को बताया गया कि कुछ सीमित उद्योगों को फिर से तरल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है। साथ में यह भी शर्त रखी गई है कि इस आपूर्ति से कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन में कोई कमी नहीं हो। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज, और एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल है वो है डिजिटल दुनिया के नए सामंत। देखिए, जो अभी विवाद चल रहा है यूट्यूब का, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप का, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल कि भारत की क्या नीति हो सकती है और इंटरनेट किस तरीके से हमारे जीवन में और पैठ बना चुका है। इन सब बातों को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है और ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार अभिनव प्रकाश द्वारा। आईटी नियमों यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स 2021 को लेकर भारत सरकार और ट्विटर एवं व्हाट्सएप के बीच टकराव विश्व पटल पर हो रहे बड़े परिवर्तन की नई कड़ी है। पिछले 2 दशकों का तकनीकी विकास अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में भारी उथल पुथल का कारण बना है। इतिहास में तकनीकी क्रांति ही असली क्रांति साबित होती आई है, जो मानव समाज को परिवर्तित करती है और अपने अनुरूप नई विचारधारा
राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। पिछली कुछ शताब्दियों में तकनीकी परिवर्तन पुरानी सामंतवादी व्यवस्था के पतन का कारण बना है। कारखानों और उत्पादन की नई संरचना के ने नए शहरों को निर्मित किया, आर्थिक शक्ति को ग्रामीण इलाकों, कृषि एवं जमींदारों से उद्योगपतियों और मध्यम वर्ग को हस्तांतरित किया है, जिससे राज्य की आर्थिक एवं सैन्य शक्तियों में वृद्धि हुई है, जो आवागमन और संचार के बेहतर साधनों के साथ आधुनिक राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति में परिलक्षित हुई है। केंद्रीकृत राज्य सत्ता के विकास के साथ सामंतवाद का प्रभाव हुआ है। इंटरनेट और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा जनित कंपनियों जैसे फेसबुक, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन, जिन्हें बिग टेक भी कहा जा सकता है, आज इतनी शक्तिशाली हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बात सही है कि हम किसी भी क्षेत्र में इस पर निर्भर हो गए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, सभी लोग फेसबुक चलाते हैं, गूगल करते हैं, माइक और लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं, और ऑनलाइन मार्केट कोई सामान खरीदते हैं तो अमेज़ॉन की ज़रूरत पड़ती है, फ्लिपकार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर आम जो इंसान है इस समय वो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि निर्भर हो गया है। डिजिटल नव सामंतवाद के आधार स्तंभ हैं अप्रत्याशित कंप्यूटिंग शक्ति, बिग डाटा और तेजी से उभरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। आर्थिक शक्ति का निजी हाथों में अत्यधिक केंद्रीकरण और समाज को प्रभावित करने एवं अपने अनुसार ढालने की क्षमता, इनकी मनमानी ताकत आम नागरिकों को इनकी मर्जी पर निर्भर रहने को मजबूर कर रही है। इस नए डिजिटल सामंतों की शक्ति आज लोकतांत्रिक सरकारों और राज्य की शक्ति को भी अक्षम बनाने में समर्थ है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते लगातार अमेरिकी कानून जैसे सेक्शन 230 में परिवर्तन करके इन कंपनियों के मनमाने व्यवहार पर रोक लगाने की बात कही थी। नए आईटी नियमों के अनुसार बिग टेक कंपनियों को भारत के नियमों का पालन करना होगा, जैसा सरकार द्वारा प्रस्तावित सामग्री को हटाना, किसी भी भारतीय के संविधान प्रदत्त अधिकारों के को प्रतिबंधित न करना, जब तक कि कोई कानूनी आदेश न हो, जनता के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त करना, भारत के नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए अनुपालन अधिकारी और एक नोडल अधिकारी को भारत में ही तैनात करना। इसके अलावा सरकार द्वारा कानूनी प्रक्रिया से दिए गए आदेश के अनुसार किसी जुर्म, आतंकवाद, अपहरण जैसी स्थिति में वारदात से संबंधित डाटा को सरकार को उपलब्ध कराना। आज तक दसियों करोड़ यूजर्स होने के बाद भी किसी भी बिग टेक कंपनी का भारत में कोई ऑफिस और अनुपालन अधिकारी नहीं है। सबसे वीक पॉइंट ऐसा भारत को समुचित टैक्स देने से बचने के लिए है। यानी जब हम ऑफिस ही नहीं बनाएंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे उससे आईटी कंपनी के तहत भारत के, तो हमें उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या फिर जब इनकम जितनी होगी, अगर हम उसका जो ऑफिस है वो हम अगर भारत में दिखाते हैं तो हम इनकम टैक्स उसका देंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन कंपनियों ने इतनी चालाकी करी है कि कोई ऑफिस ही नहीं रखा है इंडिया में। जो भी लेन देन होता है या फिर जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑनलाइन माध्यम से वो विदेशों में पहुंच जाता है। ट्विटर ने पिछले साल अनुमानतः मात्र 15 लाख का टैक्स दिया। इस बिग टेक कंपनियों ने अंतिम वक्त तक आईटी नियमों को मानने से इनकार किया। ट्विटर ने लगभग सारे नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद आज तक सरकार की किसी नोटिस का आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। उल्टे उसने भारत सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार शुरू कर दिया। व्हाट्सएप निजता के अधिकार के नाम पर सरकार के खिलाफ अदालत चला गया। यह ऐसा ही है जैसे पुराने समय में बड़े सामंत केंद्रीय सत्ता को मानने से इनकार करते थे और अपने आप को सारे नियम कानूनों से ऊपर समझते थे। याद रखें कि जब भी शासक कानून का राज स्थापित करने का प्रयत्न करता है तो कैसे विद्रोह करके उसे हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है कटघरे में खड़ी टीकाकरण नीति, और ये आर्टिकल लिखा है कांग्रेस के महासचिव और मीडिया प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। हालांकि ये आर्टिकल एक तरफा माना जा सकता है क्योंकि ये कांग्रेस है, इन्होंने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया है मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट बेहतर भी बताए हैं कि जब कोविड-19 महामारी का एक बचाव जो तरीका है वो है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। हमारे पास 70 से 80% लोगों को टीका लगा देने ही सबसे तार्किक बात होगी, यानी कि अब तक इतना टीकाकरण हो जाना चाहिए था, लेकिन इस ओर सरकार ने गंभीरता से कोई ध्यान नहीं दिया। भारत की अपनी निर्माण क्षमता क्या है इस बारे में भी सरकार नहीं बता रही है। कितने टीकों का ऑर्डर दिया गया है, कितने करोड़ टीकों का ऑर्डर दिया गया है, इस पर भी कोई क्लियर टिप्पणी भारत सरकार की तरफ से
नहीं आई है। दुनिया के अनेक देशों ने मई 2020 में ही टीके खरीदने के ऑर्डर दे दिए थे, लेकिन मोदी सरकार ने पहला जो ऑर्डर दिया वो 2021 में दिया, वो भी 2 करोड़ टीकों का। तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार मोदी सरकार ने राज्य सरकारों से 140 करोड़ की कुल आबादी में केवल 39 करोड़ टीके की खुराक खरीदने का ही ऑर्डर दिया गया है। मतलब 100 करोड़ आबादी अभी भी इससे वंचित है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत की प्रति व्यक्ति टीका खरीद सबसे कम है। इससे पता चलता है कि यूरोप के देशों में पिछले साल अगस्त में टीकों की 290 करोड़ खुराक के ऑर्डर दिए गए थे, जबकि इन देशों की आबादी 45 करोड़ ही है। अमेरिका ने अपने 33 करोड़ आबादी के लिए मई 2020 में टीकों की 120 करोड़ खुराक के लिए ऑर्डर दिए थे। ब्रिटेन ने भी मई 2020 में अपनी 7 करोड़ आबादी के लिए टीकों की 52 करोड़ खुराक के ऑर्डर दिए थे। ब्राजील, कनाडा आदि ने अगस्त 2020 में पर्याप्त संख्या में टीकों के ऑर्डर दे दिए थे। टीकों की खरीद में देरी की गहन चिंता का विषय है टीका लगाने की वर्तमान गति। मौजूदा गति तो अगर ऐसी रही तो मई 2024 तक ही टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। भारत को 18 वर्ष से अधिक आयु के 94.50 करोड़ पात्र बालिकों के लिए 190 करोड़ टीके की खुराक की आवश्यकता है। इसके विपरीत 29 मई 2021 तक हमने 20.80 करोड़ टीके ही लगाए हैं। पिछले 133 दिनों का औसत 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण जो शुरू हुआ था, प्रतिदिन 15.46 लाख टीके हैं। क्या भारत की बालिग आबादी टीके लगाने के लिए 3 और साल का इंतजार कर सकती है? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिस पर ये आपत्ति जताई गई है। टीका लगाने के लिए कोविन ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर सरकार ने शहर और गांव तथा अमीर और गरीब के बीच डिवाइड पैदा कर दिया। यह गरीबों और वंचितों के साथ भेदभावपूर्ण है। आपको भी पता होगा कि ग्रामीण लोग जो अभी भी कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर स्मार्टफोन लोग चलाना नहीं जानते हैं, तो वो लोग कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? यानी कि वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी दूसरे पर निर्भर होंगे। तो इन सब बातों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। जैसे आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं या फिर आप कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इन पर आप टीकाकरण कर सकते थे। ग्रामीण जो व्यक्ति हैं वो वहाँ पर बड़ी संख्या में ही जाते, तो आप उतना वहाँ पर मुहैया कराते स्वास्थ्यकर्मी कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जा सके। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविडशील्ड के एक खुराक की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकार के लिए 300 रुपये, निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत केंद्र सरकार के लिए 150 रुपये, राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपये है। अब ये भी देखिए, अगर कोई दोनों जो दवा कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट है या फिर कोवैक्सीन की खुराक वाली बायोटेक है, अगर वो केंद्र सरकार को 150 रुपये में दे रही है तो जाहिर सी बात है उससे उसमें फ़ायदा है। तो अब वो राज्य सरकार को 300 और 400 रुपये में, प्राइवेट को 600 और 1200 रुपये में देने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि लगना वो जनता को ही है। तो इस पर सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये एक सरकार की इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है कि वो किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की, उसे लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, लॉकडाउन से बाहर निकलें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर जितनी तेजी से कम हो रही है, उससे लॉकडाउन से बाहर आने की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जा रही है। समस्या यह है कि लॉकडाउन से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहुत धीमी है। इस धीमी प्रक्रिया से आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों को बल मिलने में कोई प्रबल संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि जिन क्षेत्रों में लॉकडाउन से मुक्त किया गया है वे गति तभी पकड़ सकेंगे जब उनसे संबंधित क्षेत्रों को भी पाबंदी से बाहर किया जाएगा। ऐसे उद्योग धंधों की पहचान की जानी चाहिए जो अन्य किसी पर निर्भर हैं और उन्हें खोले जाने चाहिए। दिल्ली के कारखाने खोल दिए गए हैं और निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन जहां कारखाने कामगारों की कमी का सामना कर रहे हैं वहीं निर्माण क्षेत्र में के समक्ष यह मुश्किल खड़ी हो गई है कि उसे जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनसे संबंधित प्रतिष्ठान बंद हैं। आखिर ऐसा कैसे काम चलेगा? कम से कम उन राज्यों और इलाकों में तो लॉकडाउन से बाहर आने के ठोस उपाय किए ही जाने चाहिए जहां संक्रमण इतना कम हो गया है कि हाल फिलहाल उनके सिर उठाने की कोई संभावना नहीं है। यह ठीक नहीं है कि कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या उससे भी कम है जब किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन वे अभी भी लॉकडाउन के दायरे में हैं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दुनिया में 2.5 महीने बाद एक दिन में कोरोना के सबसे कम 4 लाख नए केस मिले हैं। हालांकि ये तो कई बार हम न्यूज़ देख चुके हैं, लेकिन
ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेतावनी, ब्रिटेन तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में। ब्रिटिश सरकार को परामर्श दे रहे भारतीय मूल के एक मशहूर विज्ञानी ने चेतावनी दी है कि ब्रिटेन कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के प्रारंभिक चरण में है और 3/4 नए मामलों में कोरोना वायरस का यह वेरिएंट मिला है जो भारत में सामने आया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से 21 जून से लॉकडाउन हटाने की योजना कुछ हफ्ते टालने की अपील की है। बीबीसी ने सोमवार को खबर दी थी कि सरकार ने न्यू एंड इमर्जिंग रेस्पिरेटरी वायरस थ्रेट एडवाइजरी ग्रुप यानी कि नरटैक के सदस्यों और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रवि गुप्ता ने कहा है कि वैसे तो नए मामलों में अपेक्षाकृत कमी है, लेकिन कोरोना के B.1.617.1 वेरिएंट ने संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका को बल दिया है। ब्रिटेन ने रविवार को लगातार 5वें दिन कोरोना के 3000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। इससे पहले ब्रिटेन ने 12 अप्रैल के बाद यहां आंकड़े पार नहीं किए थे। देश में कोरोना के कुल मामले 44,99,939 तक पहुंच गए हैं और अब तक 1,28,043 मरीजों ने जान गंवाई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन में H10N3 वर्ल्ड फ्लू ने पहला इंसान संक्रमित। चीन में वर्ल्ड फ्लू के H10N3 स्ट्रेन ने मानव संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने पुष्टि करते हुए बताया कि 41 वर्षीय पुरुष पूर्वी झिंग्यांसू प्रांत के इंझेयांग शहर का रहने वाला है। मरीज में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के H10N3 स्ट्रेन का पता 28 मई को चला था। हालांकि मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है और अस्पताल से जल्द छुट्टी मिलने की संभावना है। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारियों ने संक्रमित शख्स से संपर्क में आए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को प्रकोप को कमतर करते हुए कहा है कि पोल्ट्री फार्म से इंसानों तक वायरस के संक्रमण का छिटपुट मामला है और महामारी की वजह बनने का खतरा बेहद कम है। नेशनल हेल्थ कमीशन ने हालांकि इसकी जानकारी नहीं दी है कि कैसे इस शख्स वायरस की चपेट में आया है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कप्पा व डेल्टा नाम से जाने जाएंगे भारत में मिले कोरोना वेरिएंट। भारत में पहली बार पहचाने गए वेरिएंट B.1.617.1 और B.1.617.2 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्रमशः कप्पा और डेल्टा नाम दिया है। यह जानकारी सोमवार को WHO की ओर से दी गई है। उल्लेखनीय है कि कप्पा और डेल्टा ग्रीक वर्णमाला के अक्षर हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेपाल में वरिष्ठता के आधार पर गठित की जाएगी संविधान पीठ। नेपाल में प्रतिनिधि सभा भंग करने के मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठता के आधार पर संविधान पीठ का गठन किया जाएगा। इस मुद्दे पर जजों के बीच मतभेद के चलते फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर कर प्रतिनिधि सभा भंग किए जाने पर चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान 5 सदस्यीय संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा ने कहा है कि वे अदालत के कामकाज से संबंधित नियमों में संशोधन करेंगे। दोनों पक्षों की सहमति से 1 सप्ताह के भीतर नियमों में संशोधन लागू कर दिया जाएगा। वरिष्ठ वकील पूर्णमान साक्य ने बताया कि नियमों में संशोधन के जरिए पीठ में वरिष्ठता के आधार पर जजों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी। और इस न्यूज़ में सिर्फ यही जानने लायक था कि जो WHO ने नया जो नाम दिया है कप्पा और डेल्टा, कप्पा जो है वो B.1.617.1 को और डेल्टा B.1.617.2 को नाम दिया गया है। तो ये आज का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।